हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और कंटिन्यू करें अभी हम आज की क्लास को। आज हम आईपीसी का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर 18 की बात करें। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। ये आप बैरेट की कॉपी देख रहे हैं और यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बैरेट आपको शो होने लगा क्या? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। ओके यस सर। ओके, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके गाइस, चलिए। तो ये जो कल लास्ट हम लोग चैप्टर 17 को कंप्लीट कर चुके थे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर चैप्टर 18 आप देख रहे हैं। ये ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड है। सेक्शन 463 से लेकर के ये 489 तक ये चैप्टर है, और जिसको तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग एक बार। ये देखिए सेक्शन, लास्ट सेक्शन, और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। जैसे ये थर्ड पार्ट ये है, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आप ये फोर्जरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 463 से लेकर के 477 तक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 478 से स्टार्ट होकर के और ये 489 तक रहेगा ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हालांकि सेक्शन 478 ये रिपील हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं 480 भी रिपील हो गया है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग सेक्शन है कि कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो उनके प्रोविज़न से संबंधित ये पूरा ही इसमें इंक्लूड होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है ऑफ, जो पार्ट है तीसरा वाला, ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स। ये सेक्शन 489 से लेकर के 489 तक डिफाइन किया गया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो 3 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम्स के हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए तो चैप्टर हम 18 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो कि दस्तावेज़ों और संपत्ति और चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में है ये। और यहाँ से सेक्शन 463 पर आप एक नज़र डालिए। इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कूट रचना क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो हो सकता है 2-3 पार्ट में आपको मिलेगा। तो जो क्लासेस होंगी ना, जैसे कि ये 20 नंबर की क्लास है, तो 20 की फर्स्ट नंबर आप ऐसे वीडियो पर देखते हैं, और फिर आप 20 का 2 इस टाइप से आप देखेंगे। तो जो आप वीडियो देखेंगे ना, इसमें मैं इनको यूट्यूब पर भी डालूँगा। और दूसरा, वहाँ से आप आई बटन पर क्लिक करके, ऊपर आई बटन रहता है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। वहाँ से क्लिक करके आप ये सभी देख पाएंगे। चलिए, कभी आप सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वैसे तो यहाँ ऑनलाइन में हम आपको सभी क्लियर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दस्तावेजों और संपत्ति के विषय में, चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। सेक्शन 463 को आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा इस पर। ये बात कर रहा है कूट रचना की, यानी कि कूट रचना क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए ज़रा, जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या फिर मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आप समझते हैं, जैसे कि आप फेसबुक और कोई भी ऐसी जो सॉफ्ट कॉपी हो जिसमें कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो, अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना। इस आशय से रचता है, क्या रचता है? एक तो मिथ्या दस्तावेज फर्स्ट, और दूसरा या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई पार्ट, फोर्थ नंबर, जिससे किसी लोग को, लोग मतलब कोई भी पब्लिक को,
पब्लिक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या किसी व्यक्ति को क्या क्या करे, नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बना दिया जाए या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाए जिससे ये लगे कि ये जो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ है वो उस व्यक्ति की है जिसकी नहीं है। तो यहाँ पर कोई दावा के बारे में या कोई हक को दर्शाने लग जाए कि ये इसका है, इसका समर्थन करता हो, या यह कार्य किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे। अभिव्यक्त आप समझते हैं, जैसे बोल करके, विवक्षित संविदा ऐसी होती है कि जो ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाती है, उसके आचरण से कंटिन्यू हो जाती है। इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह क्या करता है, कूट रचना करता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाता है जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट देखा यहाँ पर दस्तावेज को, सेकंड आपने मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है, दस्तावेज बनाता है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कोई भी ऐसा भाग बनाता है जिससे हो जाए। पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है पर उसमें से कुछ पार्ट एक फर्जी जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पर कोई एक लिस्ट जारी की जाए जिसमें सब लोगों के नाम हो ओरिजिनल, पर इसमें से एक नाम को यहाँ ऐड कर दिया जाए या बीच में कहीं पर भी ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या कर रहा है, एक पार्ट को इसने यहाँ पर ये कर दिया या यहाँ पे कहीं पर भी कर दिया जाए, बाकी पूरी लिस्ट ओरिजिनल है। तो जब ये पूरी लिस्ट को लोग ओरिजिनल समझ रहे हैं तो इसमें जो नाम होगा उसको भी लोग क्या समझेंगे कि ये भी ही ओरिजिनल है। तो जब लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो, नुकसान हो जाए या कोई क्षति हो जाए, या जिससे कोई वो दावे या कोई हक के लिए अपना दावा करने लग जाए, या जो ये डॉक्यूमेंट इसका समर्थन करता है कि ये चीज़ इसी की है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक हाउस खरीदने की बात करते हैं कि हमें एक हाउस खरीदना है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो उसका जो प्लॉट एरिया था, ये मान लीजिए यहाँ पर एक कोई मकान बना हुआ है, तो ये जो प्लॉट एरिया है, क्या ये प्लॉट एरिया वास्तव में इसी का है। तो रजिस्ट्री में इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि यहाँ से ये रोड गई हुई है, पीछे साइड में कोई तालाब है, या साइड में कोई पेड़ वगैरह या कोई मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा कुछ भी बना हुआ है। तो ऐसा मान लेंगे कि ये जैसे मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और ये आगे चल के तो लोग विश्वास कर लेंगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे मंदिर होगा, और मंदिर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इतने पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। दूसरा, फिर ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है क्या वो खेती वाली तो नहीं है, खेती किसानी की तो नहीं है, तो क्या इसका डाइवर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये बात करेंगे कि जो व्यक्ति हमें बेच रहा है, जिसके क्या उसके नाम पर इस प्रॉपर्टी का वास्तविक में रजिस्ट्रेशन है क्या। अगर इस पर उस प्रॉपर्टी का, उस व्यक्ति का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसके नाम पर, जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उसके नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसका रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम आ जाए जो व्यक्ति मुझे बेच रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये पहले क्या ज़मीन खेती किसानी की थी या कैसी ज़मीन थी। तो इसका जो खसरा खतौनी होगा उनमें से दोनों में इसका रिकॉर्ड सर्च करेंगे। फिर तब ये पता चलता है ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले किसकी थी, किस व्यक्ति के पास थी ये, और ये इस व्यक्ति तक कैसे पहुँची। क्या इसने खरीदी है या फिर किसी से डोनेट की गई है, या ये पैतृक इसको मिली है, या इसने कब्जा कर लिया। अगर कब्जा कर लिया तो इसके पास ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा पिछला वाला कि अगर ये सरकारी ज़मीन है तो ये निजी में कैसे आ गई, इसकी संपत्ति कैसे हो गई जो ये मुझे बेच रहा है। तो कई बार आप इस टाइप से देखेंगे तो प्रॉपर्टी को जब सर्च करते हैं, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी को देखा हुआ था, जैसे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में मैंने देखा हुआ था, उस प्रॉपर्टी में रोड पर बनी हुई जगह पर उन्होंने उसको अपने नाम पर एंट्री करा ली। कैसे एंट्री करा ली, आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा इसको। ठीक है, ये कॉलोनी का नक्शा है, ज़रा ध्यान देना ये, और इनसे ये इस टाइप की रोड्स निकल रही हैं, ये मेन रोड है, और इधर ये दूसरी कॉलोनी वगैरह बनी हुई है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं।
इस साइड में आ जाइए। तो इस मेन रोड से जब हम इस कॉलोनी में एंट्री करेंगे, यहाँ पर ये रोड आप देख रहे हैं, सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये लाइन पर ऐसे मकान बने हुए हैं, और ये मेन रोड से इधर 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 ये आ रहा है, और इधर कोई भी एक बाउंड्री वॉल है किसी दूसरी चीज़ की, और ये मेन रोड जो आ रही थी ये मेन रोड है। मेन रोड से लोग अंदर एंट्री करेंगे, ये भी है, ये भी है। तो जनरली कॉलोनियों में देखेंगे कि चारों तरफ से जब ये अंदर एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब मकान बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के, और बीच बीच में यहाँ पे ये जगह रोड बना दी गई। तो अब ये जो रोड वाली जगह है, कोई भी व्यक्ति, जैसे एक साइड की है यहाँ की, तो एक व्यक्ति ने कब्जा किया और इसी पर ये कब्जा करते लोग चले गए। ये एक्चुअल में रोड है, पर यहाँ से कोई निकलता नहीं था। तो कुछ समय तक जब लोग नहीं निकले, तो यहाँ एक व्यक्ति ने कब्जा किया, फिर दूसरे ने कर लिया, ये तीसरे ने कर लिया, यहीं पर ये मकान बना दिए गए। अब ये मकान को धीरे धीरे करके सेल आउट कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब आप इसकी जांच करने के लिए जा रहे हो, तो आप वहाँ पर देख रहे हैं रिकॉर्ड में कि ये उस व्यक्ति के नाम पर एंट्री है जो व्यक्ति बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है। लेकिन इससे बैक का जब रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये तो भाई रोड है, और इन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा करके उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। तो पूरा जो ये डॉक्यूमेंट्स आप जब आप ये लेआउट देखेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो पूरा लेआउट आपको ओरिजिनल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी, ये सब ओरिजिनल है, रोड भी ओरिजिनल है, सब कुछ है, सब आप वेरीफाई कर रहे हैं, सब कुछ वेरीफाई हो रहा है। पर बस जैसे ही इसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। लोग विश्वास कर नहीं, जब पूरा ये सही है तो इतना पार्ट भी ये सही होगा। लेकिन जब इसकी और जाँच डिटेल में करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो यहाँ से इस टाइप का ये रास्ता था, जैसे आप ये रोड से देख रहे हैं, पर यहाँ से बहुत दिन से कोई लोग नहीं निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे इधर इधर पड़ोसियों ने इस पर कब्जा करके मकान बना दिया, और इसी को ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, और कंटिन्यू पूरी लाइन ही चौक हो गई है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके इसको बना दिया। तो ये क्या हुआ, पूरा लेआउट ओरिजिनल, सब कुछ सही, लेकिन केवल इतना सा हिस्सा जो है ना, ये पार्ट में ये यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने ये देखा था कि किसी भाग को, जहाँ पर भाग की बात की जा रही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो उसमें एक पार्ट में मिस्टेक करके कूट रचना कर दी गई, उसको ऐसा बना दिया गया कि जैसे ये ओरिजिनल हो। कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो उसे वो सच ही लग रहा है, लेकिन वास्तविक में वो सच नहीं है। तो पिछला जब रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो उसमें ऐसा आ जाता है। चलिए, मिथ्या दस्तावेज क्या होता है, ये सेक्शन 464 में हम लोग पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 463 लगा लिया। इतना कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को गाइस? आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। देखिए, फोर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्शन 463 आप पढ़ रहे हैं, आईपीसी का चैप्टर 18 आप पढ़ने जा रहे हैं, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 18 सेक्शन 463 आप पढ़ रहे हैं। हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्या क्या बना रहा है, तो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रहा है या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या तो कोई पार्ट डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी कोई पार्ट में बना रहा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था कि पूरे कॉलोनी का लेआउट बिल्कुल ओरिजिनल है, बस ये इतना सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा जो लास्ट में जो गली होती ना, रास्ते में रोड जोड़ने वाली, ये रोड पर, और बाकी ये सब ने यहाँ पर मकान बना रखे हैं अपने इस टाइप के। तो इतना ही इसमें पार्ट जो हिस्सा था, ये वाला इतना हिस्सा पार्ट इन्होंने फर्जी बना दिया। तो ये क्या किया, डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसा बना दिया, पार्सली इन्होंने इसको फॉल्स डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया, विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, जिससे इंटेंशन क्या है इनका, कि किसी भी व्यक्ति को कॉज डैमेज यानी कि नुकसान हो और हानि हो। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, टू पब्लिक, किसी भी पब्लिक को, और टू एनी पर्सन, किसी भी पब्लिक मतलब किसी भी लोग को हो सकता है या किसी पर्सन को हो सकता है। भाई जो भी यहाँ पर ये प्लॉट खरीदेगा तो उसको स्वाभाविक सी बात है, आज नहीं तो कल टूटना है, उसको किसी ना किसी रिकॉर्ड में आएगा, तो उस समय ये तोड़ दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, अगर यहाँ पर इसका नाम एंट्री हो जाए, जो व्यक्ति यहाँ पर सेल आउट कर रहा है इसको, तो ये स्वाभाविक है ये कोर्ट में जाएगा,
और कोर्ट फिर अगर इसके फेवर में ये क्लेम कर रहा है तभी तो कोर्ट इसकी जांच कराएगा। अब जांच कराने में मान लीजिए वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट अगर वैसे ही मिले जैसे यहाँ पर ये कूट रचना कर दिया गया है, फोर्जरी से एंट्री करा दी गई, वहाँ पर भी करा दिया, तो कोर्ट उसके पोजीशन में दे देगा। तो बात आई कि ये जो रोड थी, रोड को भी कब्जा लिया है, तो यहाँ सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और क्लेम भी कर रहा है और टाइटल भी उसको मिल रहा है, यानी उसका अब मालकाना हक हो रहा है यहाँ पर। और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा नुकसान करता है जो प्रॉपर्टी का पार्ट है। और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा है जो कि एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है रिटर्न में लिख करके बोल करके बताना। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि किसी को भी आचरण के द्वारा, यानी कि कोई कार्य करके उसको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर देना। और इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, और किसका उद्देश्य हो यहाँ पर फ्रॉड करने का। और दैट फ्रॉड में बी कमिट्स फोर्जरी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, अगर कोई ऐसे फ्रॉड को करता है तो यहाँ पर काम मान लिया जाएगा कि उसने क्या कमिट कर दिया है, किसने फोर्जरी कमिट कर दी है। अब सेक्शन 464 पर एक नज़र डालते हैं। मिथ्या दस्तावेज रचना क्या होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। पहला फर्स्ट, किस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है, और सेकंड, थर्ड और इसके इलस्ट्रेशन देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट में पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को बोलेंगे कि वो मिथ्या दस्तावेज बना रहा है, यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर, जो बेईमानी से या कपट पूर्वक इस आशय से, पहले तो उसको बेईमानी से या कपट पूर्वक, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इस इंटेंशन से कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर, किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। देखिए कोई डॉक्यूमेंट लिया और उस डॉक्यूमेंट को या तो पूरा वो डॉक्यूमेंट बना रहा है या उसका कोई एक पार्ट बना रहा है, और फिर उसको हस्ताक्षर भी कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, सील भी लगा रहा है, और उसको बिल्कुल कंप्लीट करके बना देता है। कैसे बनाता है, बेईमानी से या कपटपूर्वक। तो ऐसा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचा हुआ है। तो यहाँ से सेकेंड नंबर पॉइंट पे, नंबर पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारित करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिथ्या डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये दस्तावेज हो गए। अगर वो ऑन पेपर करता है, अगर पेपर पर बनाता है तो सीधा सीधा सा क्या हो गया, मिथ्या दस्तावेज। और अलग वो किसी कंप्यूटर पर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर बनाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो गया। जैसे कि आप नंबर वाले पॉइंट्स में देख रहे हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारित करता है। रचित मतलब बनाता है, पारित मतलब सेंड करता है किसी भी व्यक्ति को बना करके। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इसने कौन सा ऑफेंस कर दिया, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वाला, ये वाला ऑफेंस इसने कर दिया। नंबर पर एक बार नज़र डालिए। नंबर पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का मतलब बहुत सारी तरह से हो सकते हैं, किसी के सिग्नेचर भी हो सकते हैं, कोई लोगो भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगने से लगने लग जाता है भाई ये गवर्नमेंट का है, या फिर जैसे अगर आप देखें एमपी गवर्नमेंट का होगा तो वो एमपी गवर्नमेंट का जो लोगो है वो ऊपर लगा होगा, यूपी गवर्नमेंट का होगा तो यूपी गवर्नमेंट का वो मछली वाला वो लगा रहता है, और यहाँ मध्य प्रदेश का होगा तो वो सांची की स्तूप वाला उसमें वो बने रहते हैं डायग्राम्स। और हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग होगा। भारत सरकार का होगा तो वो अशोक चिन्ह यहाँ पर आपको बना हुआ मिलेगा, उसमें इस टाइप के शेर वाली जो आकृति रहती है ना, आपने देखी हो ऐसे शेर, ऐसे 3 शेरों का मुंह ऐसे रहते हैं, चौथा वाला शेर इसके पीछे रहता है, इस टाइप से आपको अलग से दिखेंगे। वो तो भारत जैसे वो सिक्के के पीछे बने रहते हैं ना,
तो ऐसे डायग्राम्स आपको मिलेंगे। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक में। ऐसा लगा देता है तो इससे लोगों को फील होने लग जाता है कि ये ओरिजिनल है और गवर्नमेंट का है या किसी भी कंपनी का है, उसके कंपनी का अलग सा लोगो होता है। उस लोगो को अगर यूज़ कर देते हैं या किसी के सिग्नेचर यूज़ कर देते हैं तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये ओरिजिनल है। कई बार आपने देखा कोरोना के ड्यूरेशन में तमाम तरह के फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस टाइप के आपको लेटर्स देखने के लिए मिल जाते थे, जैसे लोगों को लगता था अब लॉकडाउन होने वाला है पूरी 1 साल के लिए। ऐसे फर्जी लोग बना के दे देते थे, कल से कुछ भी नहीं खुलेगा या कल से सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ऐसे करके कुछ भी फर्जी लोग ऐसे बना करके डाल देते थे उसको कॉपी करके। तो कोई भी अगर ऐसा बनाता है तो यहाँ पर मान लिया जाता है अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का जो मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है या उसको डॉक्यूमेंट्स को बना रहा है, ये ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। कौन सा कमिट कर रहा है? सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं आप? आईपीसी। चलिए घ नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए। किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की अधिप्रमाणिकता का घोषण करने वाला कोई चिन्ह लगाता है। तो देखिए यहाँ पर वही लोगों की बात कर देते हैं या कोई ऐसी सील की बात कर देते हैं जिस सील को लोग ओरिजिनल मानते हैं कि भाई ये संसद का पार्ट है या किसी कंपनी का या किसी सरकार का कोई है, तो उसको लोग ओरिजिनल मान विश्वास करते हैं कि ये आम लोगों के पास नहीं होगा, ना ही इसको फर्जी तरीके से बनाया जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बनाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया हुआ है। अगला ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट में कि यह विश्वास किया जाए। कैसा विश्वास किया जाए? ये 4th पॉइंट जो आपने यहाँ पर पढ़े हुए थे, जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट्स था इसमें, कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक दस्तावेज बनाए, जरा ध्यान दीजिए, उनको हस्ताक्षर करे, मुद्रांकित करे, में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को रचित करे, पारित करे यानी सेंड करे किसी को, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है और किसी दस्तावेज के निष्पादन, कोई दस्तावेज बनाया जा रहा है फर्जी और उस पर क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा दिया गया और जिससे कि उसकी जो प्रमाणिकता है वो वैध हो जाए, ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन या निष्पादन लगाए जाने या पारित होने की बात वह जानता है। तो बिल्कुल ऐसे वो कर दे कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखने लगे और जो व्यक्ति ये जानता हो कि बिल्कुल ऐसे ही साइन सिग्नेचर होते हैं फिर भी उसी के जैसा हुआ अगर बना देता है तो यहाँ पर मान लेते कि उसने मिथ्या दस्तावेज की रचना की है। सेकेंड नंबर पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करके अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, अथवा अगर वो यहाँ पर देखिए विधिपूर्वक कार्य कर रहा है तब तो ठीक है, वो विधिपूर्ण कार्य नहीं कर रहा है और बेईमानी पूर्वक कार्य कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर रहा है, बेईमानी से या फिर कपटपूर्वक ऐसा करता है। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन कर देता है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी हिस्से में चेंज कर दे या फिर उसको बना दे, इलेक्ट्रॉनिक बना दे या दस्तावेज में कुछ भी चेंज करता है, उसके द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति, तो सेल्फ वो व्यक्ति करे या कोई अन्य व्यक्ति करे, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं हो, ऐसे परिवर्तन के समय वो व्यक्ति जीवित हो या नहीं हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करके या अन्यथा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, जिसको विधिपूर्ण प्राधिकार नहीं है और वो व्यक्ति अगर ऐसा उसमें कुछ भी हेर फेर करता है और वो भी बेईमानी से या कपटपूर्वक, तो ऐसा मान लिया जाएगा उसने सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग ऑफेंस कमिट कर दिया है। थर्ड पार्ट पर एक नज़र डालिए जल्दी से।
जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को विकृत चित्त या मत्तता की हालत में होने के कारण नहीं जान सकता। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जो किसी व्यक्ति का द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या उसके परिवर्तन के रूप को विकृत चित्त या मत्तता की हालत में होने के कारण नहीं जान सकता था। जो व्यक्ति है, इसमें दस्तावेज में कुछ भी चेंज किया गया है और उसकी विषय वस्तु में उसमें क्या लिखा हुआ है, और व्यक्ति क्या है जो विकृत चित्त है, यानी कि पागल है। मत्तता में मतलब ये टेम्परेरी होती है। मत्तता का मतलब है किसी पदार्थ को लेने की वजह से कोई व्यक्ति अगर ऐसी कंडीशन में चले जाए कि उसको वो अपना होश खो बैठे और उसको ये पता नहीं इसमें क्या लिखा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है, या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है जानता नहीं है। अब कोई विकृत चित्त व्यक्ति, उसे आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट करिए, उससे कोई भी बात कीजिए, उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसको नहीं पता। अब जो व्यक्ति बिल्कुल नशे में गिरा पड़ा हुआ, उसे आप कुछ भी बोलिए, उसको कोई चीज़ पता नहीं चलनी है। तो यहाँ पर प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है वह नहीं जानता नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति से अगर कोई भी बात की जाए तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाया जाना कारित करता है। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि उसने इस धारा के अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग ऑफेंस कमिट किया हुआ है। अब देखिए जरा इसका कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए, इन इलस्ट्रेशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये टातक, फिर इसके बाद में 3 स्पष्टीकरण, यानी कि 3 स्पष्टीकरण है और इसमें एक एक करके अच्छे समझ। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। हेलो गाइस, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। का नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है इस पर एक बार नज़र डालिए। का के या द्वारा खा पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। का के पास या के द्वारा, यानी कि या नाम के व्यक्ति ने का के पास एक पत्र लिखा रहेगा, द्वारा खा पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। खा से कपट करने के लिए का 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है और इस राशि को 1,00,000 रुपये से आशय से बना देता है कि खा यह विश्वास कर ले कि या ने यह पत्र ऐसा ही लिखा था। का ने क्या की, कूट रचना किया। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल भाषा में इसको समझिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है और इसके पास बी नाम के व्यक्ति ने एक लेटर दिया इसको, या कोई चेक मान लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ मान लीजिए जिसको एक कैश करा सकता हो, और वो कैश कौन करेगा यहाँ पर। जैसे ये खा नाम का व्यक्ति था, इसको हम जेड नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो जेड नाम का जो व्यक्ति है, बी को इससे पैसे लेने थे, तो बी ने क्या किया, एक लेटर ए को दिया कि तुम जाकर के ना डायरेक्ट जेड से 10,000 रुपये ले सकते हो। कितना? 10,000 रुपये ये कैश कर देगा। तो जो लेटर है ना, उसमें ये 10,000 रुपये लिखा है, इसी में वो 1 जीरो और बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? ए। तो ए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको 1,00,000 जब इसने बनाया तो उसी समय, और जैसे इसने ए को दिया वैसे इसने यहाँ पर ऑफेंस कर दिया। तो इसने कौन सा ऑफेंस किया है? कूट रचना का। आप चाहो तो इसे आप चेक भी समझ सकते हो। जैसे कोई एक चेक, कितनी धनराशि है इसमें, बोले 10,000 की। अब इस 10,000 की जो राशि है और इसको ए के नाम से कैश कराना है या फिर बी के नाम से कैश होगा ये। और मान लीजिए यहाँ बी क्या करे, इस चेक में अपना नाम ना लिखे हुए ब्लैंक है, और जेड को बोले कि भाई तू अपना ये ना इसे कैश, जेड इसमें 1 जीरो बढ़ा करके अगर ये कैश करा लेता, तो यहाँ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसने ऑफेंस किया। खा नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। का इस आशय से कि वह या की संपदा खा को बेच, का इस आशय से कि वह या की संपदा खा को बेच दे और उसके द्वारा खा से
क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, या के प्राधिकार के बिना या की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है जो कि या की ओर से का की संपदा का हस्तांतरण पत्र होना तात्पर्य है। देखना है क्या संपदा का हस्तांतरण यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का होना, एक ऐसा लेटर बना दी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का होना लगता है कि इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई थी। का ने कूट रचना की है, का ने यहाँ पर क्या कर दिया है, कूट रचना की है। अब देखिए जरा, या नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और किसको बेच रहा है, ये खा को। कौन बेच रहा है, ये का नाम का व्यक्ति। का नाम का व्यक्ति खा को जो प्रॉपर्टी बेच रहा है एक्चुअल में वो या नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। और का क्या करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके खा को ये विश्वास दिला देता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी और उसको बेच देता है। और तो यहाँ पर ये जो संपदा वाला उसने लेटर जो तैयार किया हुआ था ये वाला, तो यहाँ पर जैसे ही उसने तैयार करके खाते को बेचने की कोशिश करता है, यहाँ पर का ने कूट रचना की है। गा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है जरा इस पर एक नज़र डालिए। एक बैंकर पर लिखे हुए और बाहर को दे चेक को का उठा लेता है। एक बैंकर पर लिखे हुए बाहर को दे चेक को का उठा लेता है। चेक खा द्वारा हस्ताक्षरित है और चेक पर खा के हस्ताक्षर भी है, किंतु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है, ब्लैंक चेक है, केवल साइन किया हुआ। का उसमें 10,000 रुपये की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है। तो का ने यहाँ पर क्या कर दिया, कूट रचना कर दिया। कितना क्लियर हो गया गाइस? यस सर। हेलो, जी सर। ठीक है, चलिए गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। का अपने अभिकर्ता खा के पास एक बैंकर पर लिखा हुआ का द्वारा हस्ताक्षरित चेक दे धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है, मतलब उसको ब्लैंक चेक दे देता है किसी के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, खा को का इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि जो 10,000 रुपये से अधिक ना हो अंकित करके चेक भर ले। अब खा कपटपूर्वक चेक में 20,000 रुपये अंकित करके उसे भर लेता है। यहाँ पर खा ने क्या किया है, कूट रचना का ऑफेंस किया हुआ है। ये घा वाला समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर जैसे इसको सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये नाम का एक एजेंट है और ओ नाम का एक ओनर है, और ओनर के पास एक चेक है ये जो किसी पार्टी जेड ने इसको दिया हुआ है, ठीक। और इसमें कितना उसे 10,000 रुपये तक लेना है। या मान लीजिए यहाँ पर ओ के पास में एक चेक है जो कि ओ ने ऑलरेडी सिग्नेचर करके अगर ये ए को दे दे और बोले इसमें केवल 10,000 रुपये तक का कोई भी खर्चा अगर आता है तो इसमें आप भर सकते हो। ये क्या करता है, इसमें 10,000 की जगह 20,000 रुपये भर करके कैश करा ले, तो सीधे सीधे बैंक से वो 20,000 रुपये जैसे निकाल रहा है, तो यहाँ पर उसने सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर दिया। कौन सा ऑफेंस कर दिया, कूट रचना का, फोर्जरी। तीसरा नंबर देखिए, का खा के प्राधिकार के बिना खा के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है। विनिमय पत्र समझते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने पढ़ा है कि वह एक बैंकर से असली विनिमय पत्र की भांति बट्टा देकर उसे भुना ले और उस विनिमय पत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले। यहाँ का इस आशय से उस विनिमय पत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि उसे खा की प्रतिभूति प्राप्त है और इसलिए वह उस विनिमय पत्र को बट्टा लेकर बना दे। यानी का यहाँ पर कूट रचना का दोषी है। तो कोई भी एक ऐसा लेटर बना ले विनिमय पत्र का, मतलब इससे वो जब कैश कराने की बात आए तो वो इसे कैश करा पाए, ऐसा वो बैंक में जा कर के लगा दे और ये उसको ये विश्वास करा दे कि ये जो विनिमय पत्र है वो इसके मालिक के द्वारा ही उसे दिया गया है। 4 नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कि बिल में ये शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त शेष संपत्ति का और गांव में बराबर बांट दी जाए। ध्यान देना, किसकी बिल है, ए की। और का बेईमानी से खा का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और गा के लिए ही छोड़ी गई थी। खा ने क्या किया, कूट रचना कर दी। ये समझ में आया कि आपको? या नाम का व्यक्ति एक बिल बनाता है
और ये निर्देश भी दे रहा है क्या कि का खा का तीनों में बराबर बांट दिया जाए। और फिर क्या होता है, का बेईमानी से खा का नाम उसमें से खुरच देता है, प्लेट से हटा देता है, और तीनों के नाम लिखे हुए जैसे यहाँ पर का, खा और गा, तो बीच में से ये खा को गायब कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, इसने यहाँ पर कूट रचना का ऑफेंस कर दिया। 6 नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा। का एक सरकारी वचन पत्र को प्रस्थांकित करता है और उस पर शब्द या को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और प्रस्थांकन पर हस्ताक्षर करके उसे या को या उसके आदेशानुसार दे कर देता है। खा बेईमानी से या को या उसके आदेशानुसार दे दो इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है और इस प्रकार उस विशेष प्रस्थांकन को एक निरंक प्रस्थांकन में परिवर्तित कर देता है। खा यहाँ पर क्या कर रहा है, कूट रचना कर देता है। बस जैसे ही आपने देखा है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्हें बता दो, बोले एफिडेविट लेके आ जाओ, तो पिछले साल का होगा ना, उसमें ईयर मिटा देंगे। जैसे 2000 लिखा है ना, जैसे 2000 ऐसे लिखा हो तो इसको वो 9 बनाने की कोशिश कर देंगे, ऐसे 9 बना देंगे ये लोग। पर वो ये भूल जाते कि भाई इस पर सील भी लगी होती है उसको कैसे मिटाओगे। और भी कई जगह तो फर्जी चीज़ें कहीं ना कहीं वो दिख जाती हैं। और देखेंगे जैसे 2010 का है तो बोले एक काम करो इसको 2008 बना दो, तो कई जगह आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। पर ठीक है, लोग उनको अवॉइड करते हैं कि किसी का भविष्य खराब ना हो। लेकिन हाँ, ये जो कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कूट रचना की जा रही है, ऑफेंस तो है। चलिए आगे ज़रा ध्यान देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नहीं कई लोग इस टाइप की करने की कोशिश करते हैं पर वो फर्जी ना दिख जाता है, वहाँ से कहीं ब्लेड से खुरचा हुआ है या इस टाइप से कुछ भी किया गया तो दिख जाएगा। अब ज नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। का एक संपदा या को बेच देता है और उसका हस्तांतरण पत्र लिख देता है। का ने एक संपदा बेची, किसको, या को, और उसका एक हस्तांतरण यानी कि उसको रजिस्ट्री भी कर देता है। उसके पश्चात का या को कपट करके संपदा से वंचित करने के लिए उसी संपदा को एक हस्तांतरण पत्र जिस पर या के हस्तांतरण पत्र की तारीख से 6 मास पूर्व की तारीख पड़ी हुई है और खा के नाम इस आशय से निष्पादित कर देता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि उसने अपनी संपदा या को हस्तांतरित करने से पूर्व खा को हस्तांतरित कर दी थी। तो का ने यहाँ पर क्या किया, कूट रचना की। इसमें समझ में आया क्या, डबल रजिस्ट्री वाला मैटर हो गया ये। कैसे, अगर ए नाम का व्यक्ति बी को कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, अब इसने क्या किया, एक और दूसरा डॉक्यूमेंट सी के नाम से बना दिया कि इसने 6 महीने पहले ही इसको सेल आउट कर दी थी। तो ऐसे विवाद कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सब कूट रचना के कैटेगरी में आता है। जहाँ में देखिए या अपनी बिल का से लिखवाता है, या नाम का जो है ना व्यक्ति वो का से लिखवाता है बिल, बिल का मतलब वसीयत, और का साथ साथ एक ऐसे वसीयतदार का नाम लिख देता है कि उस वसीयतदार से भिन्न है, जिसके नाम वसीयत होनी थी उसका नाम ना लिख करके किसी दूसरे का नाम लिख देते हैं जिसका नाम या ने कहा है। और या को यह व्यवदिष्ट करके कि उसने बिल उसके अनुदेशों के अनुसार तैयार की है, या को बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ का ने कूट रचना की है। देखो, अगर या नाम का एक व्यक्ति है और ये किसी जेड नाम के व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी वगैरह देना चाहता है, लेकिन ये रजिस्टर जो करवा रहा है वो का नाम के व्यक्ति से करवा रहा है, तो का नाम का व्यक्ति सोचता है कि चलो ये तो इसकी डेथ होने वाली है, कुछ समय बाद हो ही जाएगी, तो तब तक बिल इसके बाद ही सुनाई जानी, तो ये इसमें ना जेड के साथ एन का नाम जोड़ देता है। तो यहाँ पर ये क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने कूट रचना की है। ध्यान दीजिए, का एक पत्र लिखता है और खा के प्राधिकार के बिना, ये इलस्ट्रेशन सभी आपको बार बार पढ़ने का ध्यान रखना। का एक पत्र लिखता है और खा के प्राधिकार के बिना इस आशय से कि उस पत्र के द्वारा या से या अन्य व्यक्तियों से भिक्षा अभिप्राप्त करे, के नाम के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हुए कर देता है
कि का अच्छे सील का व्यक्ति है और अनवेक्षित दुर्भाग्य के कारण दीन अवस्था में है। यहाँ का ने या को संपत्ति अलग करने के लिए उत्प्रेरित करने की मिथ्या दस्तावेज रची है, इसलिए का ने कूट रचना की है। का नंबर पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। खा के प्राधिकार के बिना का इस आशय से कि उसके द्वारा या के अधीन नौकरी अभी प्राप्त कर ले। देखिए जरा क्या कह रहे हैं ये, खा के प्राधिकार के बिना का इस आशय से कि उसके द्वारा या के अधीन नौकरी प्राप्त कर ले। का के सील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है और उसे खा के नाम से हस्ताक्षरित करता है। का ने कूट रचना की है क्योंकि उसका आशय कूट रचित प्रमाण पत्र द्वारा या को प्रवंचित करने का और ऐसा करके या की सेवा अभिव्यक्त या विवक्षित संविधान में प्रविष्टि होने के लिए उत्प्रेरित करने का था। अब सीधा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे कई बार आपने देखा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, इसका फॉर्मेट मार्केट में मिलता था और कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ी, कॉलेज स्कूल नहीं खुल रहा है तो खुद ही बनाया, साइन सील करके दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर रहे हैं। या कई बार आपने और भी लोगों को देखा होगा, कई थोड़ी सी जगह पर कुछ लिखना उसको मिटा दिया, मिटा करके फ़ोटोकॉपी करा करके दिया। तो ये जितने भी ऐसे कार्य करते हैं वो सब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। स्पष्टीकरण में ज़रा ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम का भी करता है तो भी यहाँ पर कूट रचना की श्रेणी में आता है। वो कैसे होना चाहिए, अगर वो बेईमानी से करे या कपटपूर्वक ऐसा करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर दिया, भले ही उसने अपने हस्ताक्षर के लिए किया हुआ। इलस्ट्रेशन पर ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे माना जाएगा ये। का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह विनिमय पत्र उसी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। का ने क्या किया, कूट रचना किया। बात समझ में आया इसका मतलब? जैसे मेरा चेक किसके साइन होने चाहिए, मेरे, और ये मेरे साइन होने चाहिए। अब ये इसमें मेरे साइन नहीं है, इसमें मैंने क्या किया, दूसरे ये जो जैसे मैं ऐसे साइन करता हूँ ऐसे ही साइन मैंने दूसरे पेन से बनाने की कोशिश इस इंटेंशन के साथ की है कि जेड नाम के व्यक्ति को फंसा लिया जाए कि उसने यहाँ पर ये ऐसे साइन फर्जी कर दिया, जबकि ये साइन मेरे नहीं है। तो अगर मैं भी अगर ऐसे करता हूँ तो मैं भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑफेंस किया हुआ है। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, एक कागज़ के टुकड़े पर शब्द प्रतिगृहित किया लिखता है और उस पर या के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि खा बाद में इस कागज़ पर एक विनिमय पत्र जो खा ने या के ऊपर किया है लिखे और उस विनिमय पत्र का इस प्रकार पराक्रमण करे मानो वह या के द्वारा प्रतिगृहित कर लिया गया था। का कूट रचना का दोषी है तथा यदि खा इस तथ्य को जानते हुए का के आशय के अनुसरण में उस कागज़ पर विनिमय पत्र लिख देता है तो खा भी कूट रचना का दोषी होगा। गा नंबर के इलस्ट्रेशन पर एक बार नजर डालिए। का अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है। देखना, का अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पाता है। जो नाम काका है और वो दूसरे का नाम का व्यक्ति है, कहीं और रहता है, उसका उसको मिल जाता है। का उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमय पत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार यह वह दे है। यहाँ का ने क्या किया है, कूट रचना की है। तो यहाँ पर देखिए जो गा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी का नाम दीपक हो और वो बेचारा रास्ते में जा रहा हो, ये रास्ता है, ये गलियां और ये रास्ते चला जा रहा है बेचारा दीपक। कैसे, रास्ते में यहाँ पर जेब से कुछ निकालता है, उसी में वो एक चेक रखे रहता है और चेक पर नाम भी लिखा हुआ है दीपक। मान लो ये चेक है और इस पर यहाँ लिखा हुआ है दीपक, और कितने का हो,
कितने लिखूं? कितने से काम चल जाएगा? नहीं, एक और, चलो एक और लिख देते हैं। अब कितना हो गया? 1 करोड़ की राशि हो गई है। और ये चेक यहाँ पर गिर जाए और इधर से एक साइकिल से दूसरा दीपक चला आ रहा था, जो दीपक नंबर 2। तो पहला वाला तो अपनी कार लेकर के चला गया सीधा वापस, और ये चेक ये दीपक नंबर 2 को मिल गया। दीपक प्रसन्न, अरे मेरे नाम से 1 करोड़ रुपए का चेक। तो दीपक जाकर के अगर इसे कैश करा लेता है तो यहाँ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसने ऑफेंस कर दिया। आप जरा ध्यान दीजिएगा। का खा के विरुद्ध एक डिक्री के निष्पादन में बेची गई संपदा को खरीदता है। का खा के विरुद्ध एक डिक्री के निष्पादन में बेची गई संपदा को खरीदता है, मतलब कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री की गई हो और उसके अनुसार यहाँ पर का इसकी खा की संपत्ति खरीद लेता है। खा संपदा के अभिगृहित किए जाने के पश्चात या के साथ दुसंधि करके का को कपट वंचित करने और यह विश्वास कराने के आशय से कि वह पट्टा अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया गया था, नाम मात्र के भाटक पर और एक लंबी कालावधि के लिए या के नाम उस संपदा का पट्टा कर देता है और पट्टे पर अभिग्रहण से 6 मास पूर्व की तारीख डाल देता है। खा यद्यपि पट्टे का निष्पादन स्वयं अपने नाम से करता है, तथापि उस पर पूर्व की तारीख डालकर यह कूट रचना करता है। तो यहाँ पर वो उसने क्या कर रहा है? ये कूट रचना कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब कोर्ट ने, अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई डिक्री पारित किया और उसके अनुसरण में अगर यहाँ पर का ने कोई प्रॉपर्टी ले ली कोर्ट से, या मान लीजिए जैसे नीलाम के द्वारा या किसी भी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी जब्त की गई खा नाम के व्यक्ति की, और का ने यहाँ पर ले लिया। अब खा इसमें भले ही प्रवंचना करे या कोई दूसरी चीज़ करके उसको कूट रचित करके ऐसा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर खा क्या कर रहा है? इसने यहाँ पर कूट रचना की है। इंगा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। का एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अपनी चीज वस्तु खा के पास का के फायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से रख देता है। देखो, का नाम का एक व्यापारी है। कोरोना कैसा चल रहा था, बहुत सारे ऐसे व्यापारी होंगे जो दिवालिया घोषित किए जाने की कंडीशन में आ सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो भी उसके पास है, तो अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहा है तो बैंक के पास है जिनका कर्जा, उनको चुकाने में चला जाएगा। तो जब उसको ऐसा अनुमान हो जाता है कि मैं दिवालिया घोषित होने वाला हूँ, तो वो अपनी सारी चीज़ बस खा के पास का के फायदे के लिए और अपने लेनदारों से कपट पूर्वक बचाने के आशय से रख देता है, और प्राप्त मूल्य के बदले में खा को एक धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए एक वचन पत्र उस व्यवहार की सच्चाई की रंगत देने के लिए लिख देता है, और एक वचन पत्र भी लिख देता है कि अगर ये चीज़ें बच गई तो बाद में तुम इसमें से इतना लिख करके मुझे रिटर्न कर देना। और इस आशय से कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वचन पत्र उसने उस समय से पूर्व भी लिखा था जब उसका दिवाला निकलने वाला था, उस पर पहले की तारीख डाल देता है, यानी कि बैक डेट डाल देता है। तो का ने परिभाषा के प्रथम शीर्षक के अधीन कूट रचना की है। देखिए, अगर जब उसे लग रहा है कि वो दिवालिया होने वाला है और अपनी चीज़ वस्तु को बचाना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। दिवालिया घोषित तभी हो सकता है जब उसके पास 1000 रुपये तक की भी प्रॉपर्टी ना बचे, और इतनी सारी प्रॉपर्टी जो भी उसके पास थी लेनदारों से बचाने के लिए वो किसी व्यक्ति के पास अगर रख देता है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसने ऑफेंस किया हुआ है। चलिए स्पष्टीकरण नंबर 2 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचता है कि वह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि उस दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। देखिए यहाँ बात समझ में आई क्या कह रही है स्पष्टीकरण नंबर 2 में। कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति है नहीं, काल्पनिक व्यक्ति के नाम से रच दिया जाए और लोगों को ये विश्वास करा दिया जाए कि हाँ कि वो व्यक्ति उस समय जीवित था और उसके नाम उस समय ये की गई थी, तो वो व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा कि यहाँ पर ये कूट रचना की गई थी। स्पष्टीकरण नंबर 3 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाने
पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की धारा उपधारा 1 खंड घ में दी गई। तो ये केवल एक डेफिनेशन की बात की गई कि जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है 2000, उसमें जो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 के सब क्लोज फर्स्ट के घ में, यानी कि 2, 1 और घ में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार ही यही अर्थ लगाया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक क्या होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की डेफिनेशन दी गई है। इसका एक दृष्टांत दिया गया है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। का एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमय पत्र लिखता है, का एक कल्पित व्यक्ति के नाम से विनिमय पत्र लिखता है और उसका परिक्रमण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपट पूर्वक प्रतिकृत कर लेता है, तो का ने यहाँ पर क्या किया, कूट रचना की है। और उस कल्पित व्यक्ति के नाम से वो खुद ही ले लेता है, खुद ही बनाता है, खुद ही ले लेता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसने क्या किया, कूट रचना की हुई है। अब चलिए यहाँ पर सेक्शन 465 को डालते हैं। यहाँ पर कूट रचना के लिए दंड, यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा। जो कोई कूट रचना करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन आपने अभी जो पढ़े हुए हैं 463 से लेकर के 465 तक, 463 से लेकर के 465 तक। इसमें पनिशमेंट भी आपने देखा, पनिशमेंट यहाँ पर बात की गई है कितनी, दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जो कोई भी कूट रचना करेगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 2 वर्ष तक का पनिशमेंट या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ जी, इतना कुछ क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? जल्दी से बताइए फटाफट। यस आवाज़ सर, नहीं आ रही आप लोग? क्लियर है। ठीक है, चलो इसको यस सर, इंग्लिश में भी क्लियर है। लेना कि आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। कंटिन्यू कर। चलिए, तो इंग्लिश में भी पढ़ना है क्या इसको? नो सर, आवाज़ नहीं आ रही। नो सर। सर नो ओके, सर, चलिए। कंटिन्यू करिए। गजन जी कुछ बोल रहे हैं क्या, बताइए। चलो फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं होगा तो इंग्लिश में फिर आगे नेक्स्ट क्लास को उसमें आगे कंटिन्यू कर लेंगे, अलग से बना लेंगे फर्क, है ना। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 466 पर एक नज़र डालिएगा। न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। तो न्यायालय का कोई अभिलेख है या कोई लोक रजिस्टर है, उसकी कोई अगर कूट रचना करता है तो यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई ऐसे दस्तावेज की, थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में लूँगा क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट की थोड़ी सी बात कर रही हैं। जो कोई ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका कि किसी न्यायालय या न्यायालय में अभिलेख या कार्रवाई होना या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अंत्येष्टि का कोई रजिस्टर है या कोई लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया कोई रजिस्टर होना तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए, अगर कोई जैसे जन्म से रिलेटेड है या कोई बात की गई है, किसी ने कोई चीज़ें डोनेट की गई हैं या फिर विवाह से रिलेटेड है, किसी की अंत्येष्टि की गई थी, ऐसे रजिस्टर सब जगह रखे होते हैं। अगर आप कब्रिस्तान में भी जाएंगे ना तो वहाँ पर भी एक रजिस्टर रखा जाए, कौन सा व्यक्ति कब दफन किया गया या कब उसको अंत्येष्टि की गई है और किस व्यक्ति ने कब जन्म लिया। तो जन्म से रिलेटेड जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी रजिस्टर रखे हुए थे, वहाँ पर कोई भी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक के नाते रखा गया कोई भी रजिस्टर हो अथवा किसी प्रमाण पत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में तात्पर्य हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदी हैसियत में रची गई है। और वहाँ पर एक एक जो व्यक्ति होता है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर किसी की अंत्येष्टि होने के लिए आती है तो उसका नाम, पता, एज कितनी थी, कैसे उसकी डेथ हुई, वो सारा विवरण लिखने के बाद वहाँ से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और उसे एक रसीद दी जाती है जब उसकी अंत्येष्टि होती है। ऐसे उसमें कोई भी अगर जैसे कोई हेर फेर करता है तो उस कंडीशन में उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। या जो किसी वाद को संस्थित करने या बाद में प्रतिरक्षा करने का या उसमें कोई कार्रवाई करने का या दावा संस्कृति कर लेने का प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो
वह कूट रचना करेगा, ऐसा उसको फर्जी बनाएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण में, इस धारा के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 उपधारा 1 और उसके दा में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या प्रविष्टि का अभिलेख भी है। तो यहाँ पर आप ये सेक्शन देखिए कौन सा लिखा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का दा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सूचना प्रौद्योगिकी में इसकी डेफिनेशन दी गई कि रजिस्टर क्या होगा। तो कई तरह के रजिस्टर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए जन्म से रिलेटेड हो, या किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई चलाई गई हो, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, न्यायालय का कोई अभिलेख हो, बपतिस्मा हो, विवाह से रिलेटेड हो, अंत्येष्टि का हो, या कोई भी लोग सिविल द्वारा ऐसा रजिस्टर रखा गया हो जिसमें इसकी एंट्री होती हो ऐसी। तो जनरली आप देखेंगे जो मृत्यु वाले जो रजिस्टर होते हैं, किसकी मृत्यु हुई या अंत्येष्टि हुई या किसे दफनाया गया, इन रजिस्टरों में कुछ ज़्यादा हेरा फेरी होने के चांस होते हैं, या जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता होने लगी। पहले इतना ज़्यादा नहीं मांगते थे तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको कई जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो वहाँ पर इस टाइप के कार्य करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसे किया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के पास होता है तो प्रॉपर्टी जनरली उनके जो वंशज के लोग हैं और उनके जो उत्तराधिकार हैं, उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो ये इनमें देखेंगे कि कई बार ऐसी विवादित स्थिति हो जाती है, मतलब प्रॉपर्टी ए को मिलना चाहिए, ए के नाम से कोई जेड नाम का व्यक्ति प्रमाण पत्र ले आया और अपने नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करते हुए लोगों को कई बार पकड़ा भी है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सेक्शन 467 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। मूल्यवान प्रतिभूति कोई भी सिक्योरिटी के रूप में ऐसा कोई भी पत्र, मान लीजिए कोई चेक या विनिमय पत्र या कुछ भी इस टाइप के बना लिया जाए कि उससे उसको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसा, कोई धनराशि उसको मिल जाए। दूसरा बिल आप समझते हैं वसीयत को, और इन सब की अगर कोई कूट रचना करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यत हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो और वो एक ऐसा प्रमाण पत्र लेकर के आए कि उसको यहाँ पर दत्तक ग्रहण किया गया था, उनको गोद लिया गया था, और वो अब आया, पहले कहीं पढ़ने चला गया, कुछ भी ऐसे बहाने बना करके आता तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अगर लेकर के आए तो यहाँ पर कितना फर्जी बना करके लेके आता तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए आगे इसके सेक्शन को हम और पढ़ते हैं। अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्य हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की भी स्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के प्रदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य हो, कूट रचना करेगा आजीवन कारावास से, या तो उसको आजीवन कारावास होगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 467। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति या बिल आदि की कोई भी व्यक्ति कूट रचना करता है तो उस सिचुएशन में उसे आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन आप पढ़ रहे थे 467। अब देखिए जरा सेक्शन 468 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। सेक्शन 468, छल के प्रयोजन से कूट रचना। जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी
दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट की बात की गई है? 7 वर्ष की। देखिए, अगर कोई यहाँ पर बात करता है कि कोई व्यक्ति जो कि छल के प्रयोजन से अगर ऐसा करता है, तो छल का प्रयोजन मतलब जो कोई कूट रचना या इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। चलिए आगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन 469 पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 469, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। ख्याति आप समझते हैं, किसी की गुडविल जो बनी हुई है उसको अगर नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई भी कूट रचना करता है, चाहे वो किसी भी तरह की कूट रचना हो सकती है। जैसे जो रेपुटेटेड कोई भी कंपनियां हैं जिनको हम मान लेते हैं, जैसे हल्दीराम है, ये सब लोग जानते हैं, ये हल्दीराम की नमकीन वगैरह और ये बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, खाने पीने का मटेरियल मिलता है। पार्ले जी बिस्किट है, तो और भी कई सारे हैं जो ऐसे रेपुटेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और इनको कोई अगर डुप्लीकेट बना करके इनको मार्केट में ऐसा कर देता है जिससे लोगों को ये लगने लग जाए कि इसकी क्वालिटी गिर गई है, ख़राब हो गई, और उस कंडीशन में अगर उसे नुकसान होता है, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से अगर कोई कूट रचना करता है तो। आप लोग लाइन पर हैं, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज़। यस सर, आ रही है। जी सर। डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? नहीं सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरा ध्यान दीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, सेक्शन 469 में जब ध्यान दीजिए, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कोई कूट रचना करता है, तो जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह संभाव जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर देखिए ओनली ख्याति को नुकसान पहुंचाने के आशय से अगर ऐसा किया जाता है और उसकी कूट रचना की जाती है, तो यहाँ पर उसको केवल 3 वर्ष तक का पनिशमेंट किया जा सकता है। और किसी कोई अन्य आशय है और उसका डुप्लीकेट माल बेचना और इस टाइप का कार्य करना, प्रॉफिट कमाना, तो वो दूसरे सेक्शंस के अकॉर्डिंग कवर होंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन 470 में एक नज़र डालते हैं। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कोई भी कूट रचित जो दस्तावेज हैं या अभिलेख हैं वो कैसे होंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णता या भागता, पूर्णता मतलब या तो पूरे के पूरे, भागता का मतलब वो नहीं तो जो दौड़ करके ऐसे जा रहे हैं वो वाले भागता नहीं, भागता का यहाँ सेंस है कि पार्सली की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट कूट रचना द्वारा रची गई है, वो कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 470। अब जैसे कि इसमें से मान लीजिए कि कोई पूरा डॉक्यूमेंट इतना है, ये इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये, और यहाँ पर केवल 2 लाइन ही ये फर्जी, तो ये कैसे हो गई? ये भागता इसको बोल सकते हैं, या पार्सली भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये पार्सली, और मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसमें फर्जी बना करके दे दिया गया है, और यहाँ केवल लोगो वो लगा करके ऐसा बना दिया गया है जिससे लोगों को लगे कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और ओरिजिनल है, तो यहाँ पर ये क्या मान लेंगे? ये भी कूट रचित पूर्ण दस्तावेज है। पूर्णता और भागता, तो पूर्णता एक पार्ट और सेकंड भागता, पार्सली मतलब कुछ उसका हिस्सा। सेक्शन 471 पर एक नज़र डालिएगा जल्दी से। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। अब जैसे ही उसने पहले तो बनाने की हम लोग बात कर रहे थे, अब उसने बना लिया, बनाने के बाद में उसे असली के रूप में अगर उपयोग में लाता है, तो यहाँ पर देखिए कितना पनिशमेंट उसको मिल सकता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा,
वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है। अगर कोई उसे उपयोग में लाता है तो बिल्कुल वैसे ही मान लिया जाएगा कि जैसे उसने ही उसको बनाया हुआ है। अगर कोई भी कूट रचित कोई दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और उसे असली के रूप में जो व्यक्ति यूज़ करेगा, भले ही उसने ना बनाया हो, लेकिन अगर वो उसे यूज़ करता है तो इसका मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ही यहाँ पर कूट रचना की है। जैसे कि देखिए ये लाइन लिखी हुई है, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं कौन सा, 471। तो देखिए कोई भी कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है। सेक्शन 472 पर एक नज़र डालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 467 के अधीन कोई भी दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, मुद्रा से समझ गए क्या होते हैं, उस देश में चलने वाला रुपए पैसे के रूप में यूज़ किए जाने वाला कोई भी ऐसा कोई भी कूट रचित आप नोट टाइप का बना लीजिए, कोई दस्तावेज बना लीजिए या सिक्के बना लीजिए, ये सभी, और उसको बनाना या फिर उसे अपने कब्जे में रखना। तो यहाँ पर देखिए कितना पनिशमेंट उसे मिल सकता है। जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी, छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा। देखो, या तो वो बनाएगा या उपयोग में लाएगा या फिर उसे अपने कब्जे में भी रखेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए पहले प्रेफरेंस तो है कि उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। अगर उसे आजीवन कारावास नहीं हुआ तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास उसको दिया जा सकता है, जिसमें 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट और प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 473 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। सेक्शन 473, अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने की आशय से कूटकृत मुद्रा आदि बनाना या उसे कब्जे में रखना। कोई भी अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का कब्जे में रखना। मुद्रा देश में चलने वाले रुपये कुछ भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है, और भी कई चीज़ें जैसे भी चलती हैं वहाँ पर। जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति भी करेगा कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो धारा 467 से भिन्न इस आशय की किसी धारा के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा। उसको मालूम है कि ये कूटकृत है, फिर भी उसे अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की कितनी बात की गई, देखो, अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से, जो कि सेक्शन 467 में डिफाइन नहीं है, उसके अलावा कहीं अगर डिफाइन किए गए हैं तो वहाँ पर कितने, अगर 467 में किए गए तो सबसे पहले यहाँ जो लिखी ना 7 वर्ष तक का पनिशमेंट हो सकता है, उसमें आजीवन कारावास की बात की गई कि उसमें आजीवन कारावास तक पहले दिया जा सकता है, और बाद में अगर लगे तो फिर न्यायाधीश को अगर लगता है तो 7 वर्ष तक का किसी भी भांति का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। जो कि सेक्शन 467 में डिफाइन नहीं है, किसी अन्य सेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो उसे दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसमें 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, प्लस यहाँ पर फाइन भी उसको लगाया जा सकता है। सेक्शन 474 पर एक नज़र डालिए।
धारा 466 और 467 में बने दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशा रखते हुए कब्जे में रखे रहना। जैसे मान लीजिए किसी को 100 का नोट मिल जाए, जानते हो कि नकली है पर वो असली जैसा दिखता है, और बस जैसे ही अंधेरा होगा तो फिर चलेंगे समोसा खाने। कौन कौन जाएगा भाई? और जब ऐसी सिचुएशन में ऐसा इंटेंशन या कुछ भी यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर सकता है अपने पास, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, देखो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जरा ध्यान देते हैं। जो कोई किसी दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसे कूट रचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपट पूर्वक या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा। यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति का हो, तो अगर धारा जो 466 में डिफाइन किया गया उसके अनुसार हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह दस्तावेज सेक्शन 467 से रिलेटेड हो, जो सेक्शन 467 में वर्णित डिफाइन किए गए हैं उनसे रिलेटेड हो, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो सेक्शन आपने जो 466 और 467 पढ़ा हुआ था, इसके अनुसार ही इसमें पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। तो क्या कहा गया कि दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में लाए जाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। तो चलिए हम एक बार आपको 466 और 467 को दोबारा से आपको दिखा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन 466 क्या क्या बात की गई, देखिए जल्दी से। न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कोई कूट रचना करता है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। और सेक्शन 467 में मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कोई अगर कूट रचना करता है तो यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर बात की गई इसमें आजीवन कारावास तक स्टार्टिंग में, और इसमें 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट की बात की गई। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। सेक्शन 474 आप पढ़ रहे थे, इसको दोबारा से नज़र डालिए। अब देखिए सेक्शन 466 की बात की गई और 467 में, 467 और 66 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए दो बातें की गई हैं। अगर सेक्शन 467 में वर्णित भांति का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। और अगर यही ऑफेंस अगर सेक्शन 467 से रिलेटेड हो तो वो आजीवन कारावास तक उसको पनिशमेंट मिल सकता है। सेक्शन 475 में एक नज़र डालिए जल्दी से। धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। कोई भी ऐसे, देखिए सेक्शन 467 में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट वगैरह में यूज़ होने हों, और तो वो सेक्शन 466 के अकॉर्डिंग चले जाएँ। अब सेक्शन 467 में देखें, बिल की या कोई मूल्यवान प्रतिभूति की अगर बात करते हैं, उसको अधिप्रमाणित कर देना या ऐसा चिन्ह लगा देना जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि यह ओरिजिनल है। उनका कोई पदार्थ भी अगर कब्जे में रखा जाता तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखते हैं जल्दी से। जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर या उसके उपादान में किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिन्ह की जिसे इस संहिता की धारा सेक्शन 467 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो, तो कूटकृति इस आशय यह आशय रखते हुए बनाएगा कि ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह की ऐसे पदार्थ पर उस समय कूट रचित की जा रही या उसके पश्चात कूट रचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन में उपयोग में लाया जाएगा, या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिन्ह की कूटकृति बनाई गई हो, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जल्दी से। आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो जनरली आप देखेंगे जहाँ पर सेक्शन 467 का अगर वर्णन किया जाए तो इसमें आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात करते हैं सबसे पहले आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगी। तो जितने भी आपने सेक्शन पढ़े हैं अगर यहाँ पर किसी भी रूप में यहाँ देखेंगे सेक्शन 467 में बने दस्तावेजों को आदि प्रमाणित करने, उन्हें फर्जी बनाने, उनके लिए पदार्थ रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा, आजीवन कारावास या किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 467 पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 467 आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 476 और इसमें देखिए सेक्शन जो 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिक प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह को कब्जे में रखना। तो ऊपर हमने पढ़ा था सेक्शन 475 में कि ऐसे ऑफेंस जो सेक्शन 466 में डिफाइन किए गए हैं वो या फिर सेक्शन 467 में जो डिफाइन किए गए थे उनके अकॉर्डिंग ये ऑफेंस कहाँ मिलेंगे, सेक्शन 475 में बात की गई। अब जो 466 या कहीं और जगह पे डिफाइन किए गए हैं, ये जो 466 हैं ये या फिर कहीं और डिफाइन किए गए हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन 476 में। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूँ। कह रहे हैं कि सेक्शन 467 में बने दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिक प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। तो यहाँ पर अगर देखिए कोई बनाया भी जाता है या फिर ऐसे पदार्थों को अपने पास भी रखते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर या उसके उपादान में किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिन्ह की जिसे संहिता की धारा 467 में बने दस्तावेजों से भिन्न है। देखिए ऐसे जो कि सेक्शन 467 में डिफाइन नहीं की, यहाँ क्या डिफाइन किया गया था, मूल्यवान प्रतिभूति और दूसरा ऐसी कोई बिल वगैरह की बात की गई हो और उससे संबंधित अगर दस्तावेजों को कोई बनाया जाए या उसका कोई मटेरियल रखे तो उसे आजीवन कारावास होता है। और यहाँ बात करें कि 467 के अलावा अगर कोई बात की गई जैसे 467 में डिफाइन किए गए वो ऑफेंस या किसी अन्य सेक्शन में किए गए हैं वो, तो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अधिक प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो तो कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि वह ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह को ऐसे पदार्थ पर उस समय कूट रचित की जा रही या उसके पश्चात कूट रचित की जाने वाले किसी दस्तावेज को अधिक प्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह की कूटकृति बनाई गई हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति का कारावास आप समझते हैं कठिन या फिर सादा, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने पनिशमेंट की बात की गई, 7 वर्ष तक की। देखिए जहाँ पर सेक्शन 467 की बात की जाए वहाँ पर कितना होगा, आजीवन कारावास, और जहाँ पर इससे अन्यथा बात की जाए वहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई, 7 वर्ष तक की। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक आखिरी सेक्शन अब आज हम और पढ़ते हैं, इसके बाद फिर 2 सेक्शन और बचे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जल्दी से, छोटे छोटे से हैं ये, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बिल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। अगर कोई व्यक्ति किसी बिल को या दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र है
या कोई मूल्यवान प्रतिभूति उसे कपटपूर्वक रद्द कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे उसको फ़ायदा नहीं हो पाए। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, या तो किसी लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज को जो बिल है या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र है कि दत्तक ग्रहण किया गया था, या कोई भी ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति हो या होना वो तात्पर्य हो, उसे रद्द करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा, या रद्द या नष्ट या फिर विरूपित करने का प्रयत्न भी करेगा तो भी, या छिपाएगा या छिपाने का भी प्रयत्न करेगा, या ऐसी दस्तावेज के विषय में वृष्टि करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ पर बिल, दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई है, वहाँ पर पनिशमेंट कितना होगा, पनिशमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे पहले बात की गई आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये पनिशमेंट। और इसमें देखिए, दोनों के लिए बात की गई है कि इसमें इंटेंशन क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने के आशय से किसी दस्तावेज को जो बिल हो या फिर दत्तक ग्रहण करने वाला कोई भी प्राधिकार पत्र हो या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो या ऐसे होना लगता है उसको नष्ट करता है, रद्द करता है या नष्ट करता है, विरूपित करता है, या इनको करने का कोई प्रयत्न भी करता है, तो भी उसको इतना पनिशमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से भी दंडनीय। सेक्शन 477 पर एक नज़र डालिए। सेक्शन 477 का या ये भी बोल सकते हैं लेखा या मिथ्याकरण। तो देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई लिपिक, ऑफिसर या सेवक होते हुए, कोई लिपिक है, ऑफिसर है या कोई सेवक है, या लिपिक, ऑफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते या कार्य करते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज़, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो, या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो। अब उसे क्या करता है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर और कपट करने के आशय से क्या क्या करता है। देखिए, नष्ट करे, परिवर्तित करे, विकृत करे या फिर मिथ्याकृत करेगा, अथवा किसी ऐसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज़, लेख या मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा, तो कुछ एंट्री भी कर देता है, तो भी करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, या तो खुद करे या किसी को दुष्प्रेरित भी करे, या उसमें किसी तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो, लेखा या उसका मिथ्याकरण, कहीं पर भी अगर कोई भी ऑफिसर है, लिपिक है या कोई भी गवर्नमेंट का सेवक है या किसी का भी, और वो इस आशय से करे, इंटेंशन कौन सा हो उसका, देखिए, जानबूझकर और कपटपूर्वक आशय से उसे नष्ट करे, परिवर्तित करे, विकृत करे, मिथ्याकृत करे, और किसी पुस्तक को, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या कागज़ को, लेख को या मूल्यवान प्रतिभूति कोई भी हो, उसे लेखा में जानबूझकर कपट करने के आशय से उसमें कोई खुद ही प्रविष्टि कर दे या करने के लिए दुष्प्रेरण कर दे। दुष्प्रेरण का मतलब है खुद नहीं कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर देता है, यार तुम ऐसा कर दो। फिर वो व्यक्ति अगर ऐसा कर देता है तो यहाँ पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से यहाँ पर दंडित
किया जाएगा। इसका एक स्पष्टीकरण है, छोटा सा, एक लाइन की तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से। इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जिससे कपट करना आश्रित था नाम बताए बिना, या किसी विशिष्ट धनराशि का जिसके विषय में कपट किया जाना आश्रित था, या किसी विशिष्ट दिन का जिस दिन अपराध किया गया था, विनिर्दिष्ट किए बिना कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा। भले ही वो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ना दे कि किस व्यक्ति को उसने कपट पूर्वक ऐसा किया है या किसी दिन करेगा, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उसके केवल कपट करने के साधारण आशय ही सफिशिएंट है। या उन सारी चीज़ों को भले ही प्रूफ ना किया जाए, केवल साधारण आशय ही जहाँ पर दिखाई देता है उतना ही ये ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पर्याप्त होगा। ये केवल स्पष्टीकरण इतना बता रहा है। कल हम लोग संपत्ति के चिन्हों और अन्य चिन्हों के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 478 से कल स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो बताइए जल्दी से। कुछ समझ में आया कि आप लोगों को? यस सर। किसी को कुछ पूछना हो तो ये सेक्शन यहाँ तक आपको सेक्शन वाइज याद करने। कल इससे रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस चैप्टर 18 से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। तो कल क्लास से पहले सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिर इसके बाद आगे की क्लास को कंडक्ट करेंगे हम लोग। और इसके केस लॉ भी आपको निकाल करके पढ़ना है और PDF बना करके मुझे भी भेज देना। आप कहाँ पर भेजेंगे? व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उस पर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।